नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में मैं मनीष पिवाल तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनियों में काजू कतलियों हो जाओ तैयार। और अब आपको भी होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो हम क्या पढ़ रहे थे भैया? हम हमारे शान, आन बान, शान और हमारे जान और हमारे देश के संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। तो साहब, आज संविधान निर्माण का लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेकर आए। हमने लेक्चर 1 में जाना कि संविधान का वर्गीकरण क्या होता है और किस प्रकार से अफ्रीका के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है और संविधान ने किस प्रकार से उनकी जिंदगी बदल दी। ये बात आज हम लोग देख चुके हैं। तो ये संविधान जरूरत क्यों है, ये बात आज हम लोग जानेंगे। संविधान की इंपोर्टेंस क्यों है, आज ये बात जानेंगे हम लोग। आज का लेक्चर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आज की वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो आज जो है हमारा है लेक्चर नंबर 2 संविधान निर्माण का। अब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका की हम लोग बात कर रहे थे, दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि काफी समय तक क्या रहा है, नेल्सन मंडेला साहब जेल में रहे। नेल्सन मंडेला साहब कम से कम 28 साल तक क्या रहे, जेल में रहे। जब 28 साल तक देखो, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जिस इंसान ने जीवन में संघर्ष करा हो ना, उसे सफलता का मजा ही आता है। और जिसे ना फ्री फोकट में सफलता मिल जाती है ना भैया, उसे कभी मजा नहीं आता है। अगर आप बहुत धक्के खा करके अगर आप जीवन में सफल होगे ना, और जिस दिन आप सफल होगे ना, आप अपने काम से प्यार करोगे, ठीक है, पर आपको फ्री फोकट में मिल गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी और आपको क्या है, सफलता मिल गई, तो आपको उस काम की वैल्यू नहीं रहेगी भैया। तो सफलता के लिए क्या है, संघर्ष बहुत जरूरी है। संघर्ष हमारे जीवन में होना चाहिए, संघर्ष के बिना कोई मजा नहीं है। तो 28 साल तक नेल्सन मंडेला साहब जेल में रहे। कितने बड़े दुख की बात है कि अपने ही देश में अपने ही अधिकारों के लिए उन्हें जेल में जाना पड़ रहा है। यह बहुत बड़ी दुख की बात है हमारे लिए। तो नेल्सन मंडेला साहब 28 साल तक जेल में रहे, पर एक ऐसा समय आया जब उन लोगों को, गोरे लोगों को महसूस हुआ कि नहीं भाई, अब हम इन्हें ज्यादा समय तक नहीं दबा सकते। अब हम नेल्सन मंडेला जैसे हजारों लाखों नेताओं की, लोगों की आवाजों को नहीं दबा सकते हैं। तब क्या हुआ कि 28 साल बाद नेल्सन मंडेला साहब को रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया, सभी को छोड़ दिया गया। और एक बात करी गई कि अब हम सब मिलजुल करके रहे, हम सब मिलजुल करके रहे। और नेल्सन मंडेला जी की सोच को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं। उन्होंने इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद, इतनी विपदा सहने के बाद, मतलब गोरे लोगों ने उन पर इतना शोषण करा, उसके बावजूद भी उनके मन में उनके प्रति कोई कटुता नहीं थी। उनके मन में कोई उनके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं था कि जिससे कि वो सिर्फ उनको बर्बाद कर दे, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी भाव सिर्फ और सिर्फ प्रेम का है। 28 साल जेल में रहने के बाद जब वो छूट करके आते हैं, वो यही कहते हैं सभी अश्वेत लोगों से, काले लोगों से, कि कोई बात नहीं, हम पर जो शोषण हुआ, पर अब हम आज ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें गोरे काले सब मिलकर रहें, पुरुष महिला मिलकर के रहें, किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी शोषण, कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। नहीं तो भैया, कोई आज हमारा जैसा आम आदमी होना, अरे तूने उसे मुझे गाली दी, और रुक, तू अब भी रुक, यही रुक, बाहर मिलना तू। हम तो मारने और बिल्कुल उतर जाते हैं। तूने हमारे साथ गाली दी, कैसे दी? तूने मुझे ही बोला, कैसे बोला, बताओ। आओ बाहर, आ चल, तू बाहर आ, मैं मेरे लड़के बुलाता हूं, तू तेरे लड़के बुला। हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये इंसान देखो, 28 साल तक जेल में रहने के बावजूद भी अपने अधिकारों के लड़ने के लिए, और जब इसे रिहा करा गया तो उसके मन में कोई कटुता नहीं थी। ये महापुरुष, इसे कहते हैं महापुरुष। नेल्सन मंडेला साहब जैसे महापुरुष दुनिया में विरले ही पैदा होते हैं, बहुत ही कम पैदा होते हैं। और ये चीज आप कहीं पे भी देख लो, जितने भी समाज सुधारक रहे ना, उनके मन में, जिन समाजों ने उनके ऊपर अत्याचार करा, उनके प्रति कोई कटुता नहीं रही। राजा राम मोहन रॉय को देखो, जब वो सती प्रथा के लिए लड़ने के लिए जा रहे थे तो उनके ऊपर लोग पत्थर बरसाते थे, पर कोई कटुता नहीं थी। ज्योतिबा फुले को देखिए, स्कूल खोलने के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने के लिए उनको क्या है, घर छोड़ना पड़ा, कोई बात नहीं। बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर लाठियां चलाई, पत्थर फेंके गए, किसने फेंके? अपने ही देश के लोगों ने फेंके कि नहीं भाई, ये दलित समाज के लोग यहां से पानी नहीं पिएंगे, दलित समाज के लोग पढ़ नहीं पाएंगे, पर मन में कोई कटुता नहीं थी। यही होते हैं महापुरुष, और इन जैसे महापुरुष दुनिया में बहुत विरले ही पैदा होते हैं। तो 28 साल तक नेल्सन मंडेला साहब क्या है, जेल में रहे। और मैं बात बताने जाना चाहता हूं, 28 साल बाद जब वो आए तो देश के पहले राष्ट्रपति वो बनते हैं और एक गणतंत्र राज्य के, गणतंत्र देश की स्थापना करते हैं। यह आपको पता होगा, ये दक्षिण अफ्रीका का झंडा है, ये दक्षिण अफ्रीका का झंडा है। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आजाद कर दिया गया। देखो, महात्मा गांधी जी क्या कहते थे कि सत्य की सदैव जीत होगी। आप हिंसा पे चलिए, हिंसा सदैव जीत लाएगा, चाहे देर आए पर दुरुस्त आएगा।
28 साल बाद 28 साल बाद नेल्सन मंडेला जी को क्या है, गोरे लोगों को आजाद करना ही पड़ा, शोषण को खत्म ही करना पड़ा। आप शोषण कब तक करोगे, कब तक लोगों को दबा करके रखोगे? और मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूं कि अगर स्प्रिंग को आप जितना दबाते जाओगे ना बच्चों, वो एक बार तो दबती जाएगी दबती जाएगी दबती जाएगी, पर जिस दिन वो उछल करके ऊपर आएगी ना, वो उतनी तेजी से उछल करके ऊपर आएगी। अगर आपने किसी के साथ शोषण करा है, आपने किसी के साथ अत्याचार करा है, आपने अगर किसी के साथ जितना ज्यादा भेदभाव करा है ना, वो एक दिन उछल के वापस क्या है, आपको ही रिवार्ड देगा, वो आपके पास ही वापस घूम फिर करके आएगा। क्योंकि लोग कब तक सहेंगे? कभी तो लोगों में जागरूकता आएगी कि नहीं भाई, हम क्यों, मेरी गलती है कि मैंने इस जाति में जन्म लिया, मेरी गलती है मैंने इस लिंग में जन्म लिया, मेरी गलती है मेरा रंग ऐसा है, मेरा धर्म वो है, तो क्यों कोई भी अत्याचार नहीं सहन करेगा। और मैं हमेशा कहता रहा हूं, अत्याचार करने वाले से, शोषण करने वाले से ज्यादा बेकार वो लोग हैं जो सह रहे हैं। उठो आवाज भाई, आप रोज भी तो मर ही रहे हो ना, ऐसा शोषण सह करके क्या मजा आ रहा है? उससे अच्छा आप एक दिन में गोली खा करके मर जाओ, कम से कम आने वाली पीढ़ी ये तो कहेगी कि हाँ यार, इस इंसान ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी थी। तो शोषण हमें कहीं नहीं सहना चाहिए, यही चीज मैं बताना चाहता हूं। तो 28 वर्ष बाद नेल्सन मंडेला जी को जीत हुई, उन आश्वस्त लोगों की जीत हुई, उन शहीदों की जीत हुई जिनको गोरे लोगों ने मार दिया था, जेलों में बंद करके मार दिया था। और 28 साल बाद क्या होता है, एक दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र राज्य बनता है। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और ये दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। तो अब क्या है, ये लोकतांत्रिक देश बन गया। अभी तक आया लोकतांत्रिक था, कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा था। अब पूरे पूरे लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा था। और मतलब जिन गोरे लोगों ने अत्याचार कराया है उनको भी साथ में लेंगे, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है काले लोगों के ऊपर उनको भी साथ में लेंगे, सबको साथ लेकर के ही क्या है, देश का विकास किया जाएगा। देश में कोई भी पिछड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। देश में कोई, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मान लो हमारा शरीर है, हमारे शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाए, ठीक है, तो दुख पूरे शरीर को ही देता है। अगर आज मेरे अरे पेट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, मेरे किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो दर्द कर रही है तो मुझे दुख देगी, मेरा शरीर कुछ काम करने का इच्छा नहीं करेगा और नहीं करेगा, मेरे पूरी बॉडी का पूरा विकास नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर हम हमारे देश में किसी समाज को अधिकारों से वंचित रखते हैं, संसाधनों से वंचित रखते हैं, तो वो देश विकसित नहीं हो सकता है, वो देश विकास नहीं कर सकता है। वो विकास की क्या है, ऑब्स्टिकल लाकर खड़ी कर देगा, विकास के बीच में क्या है, पाबंदियां लगा देगा, वो विकास को नहीं होने देगा। इसलिए नेल्सन मंडेला साहब कह रहे हैं कि भैया आपने हम पे शोषण करा, कोई बात नहीं, पर हम आपके ऊपर शोषण नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें दक्षिण अफ्रीका को एक बहुत बेहतरीन देश बनाना है। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। अब सभी नस्ल, गोरे, काले, रंगीन चमड़ी, सभी लोगों को क्या है, अब सत्ता में बराबरी की भागीदारी मिलेगी, सबकी मिलीजुली सरकार बनेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जैसे कि आप देखो, ये एक स्कूल की चित्र मैंने आप लोगों को दिखाया है दक्षिण अफ्रीका का। यहाँ पे देखो, ये जो दो बच्चे हैं ये अश्वेत है, ठीक है, और ये बच्ची जो आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी ये श्वेत बच्ची है। तो अश्वेत और श्वेत अब दोनों सब क्या है, साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं, पहले तो स्कूल अलग थे, उनकी बसें अलग थी, उनकी रेलवे जो ट्रेनें हैं वो अलग थी, सब कुछ उनका डिफरेंट था। सिर्फ और सिर्फ उनके मन में कोई भी उनके प्रति कोई भी अच्छी भावना नहीं थी, गोरे लोगों के मन में काले लोगों के प्रति। पर अब क्या है, नेल्सन मंडेला जी के साहब के बाद ये पूरा स्थिति बदल चुकी है। श्वेत और अश्वेत दोनों साथ मिलकर के पढ़ रहे हैं और देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आइए अब हम सभी नस्लों, ये किसने कहा है, ये किसने कही है, ये बात नेल्सन मंडेला जी ने कही। किसने कही है, नेल्सन मंडेला साहब ने बात कही है। और भाई मंडेला साहब ने जो कहा है ना, सच में बहुत ग्रेट बात कही है, मैं दिल जीत लिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों, सभी नस्ल, गोरे, काले, रंगीन चमड़ी, तीनों लोग आओ, सरकार हम बनाएंगे, मिलजुल करके देश का विकास करेंगे। स्त्री पुरुष की समानता, कोई भेदभाव नहीं होगा, स्त्री पुरुष में के बीच में कोई भेदभाव नहीं होगा, दोनों समान है, ठीक है, दोनों समान है, दोनों की देश को जरूरत है और दोनों के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज हम लोग रखेंगे, लोकतंत्र के मूल्य रखेंगे। लोकतंत्र का मैं आपको बार बार कहता हूं, लोकतंत्र जनता का सिस्टम है, जहां पे जनता की बात होती है। और जब कहता हूं कि जनता की बात मैं करता हूं ना, तो जनता में ना कोई समुदाय की बात होती है, ना जाति की बात होती है, ना धर्म की बात होती है, ना नस्ल की बात होती है। जनता का मतलब है कि अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ इंसान भी आपके लिए जनता है। जितना अधिकार देश के राष्ट्रपति को हो, उतना ही अधिकार उस अंतिम पायदान पर खड़े इंसान को भी हो। यही लोकतंत्र है।
अगर राष्ट्रपति अपने विचार रख सकता है तो अंतिम पायदान पर खड़ा इंसान भी विचार सके। यही क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति में नहीं है, हमारी आम जिंदगी में भी लोकतंत्र है। अगर घर वाले भाई को पढ़ने के लिए भेजते, बहन को पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे, वो लोकतंत्र नहीं है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम कहीं भेदभाव कर रहे हैं, वो लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र है हमारी इच्छा है, हमारा सिस्टम होना चाहिए, यही लोकतंत्र है। तो लोकतांत्रिक मूल्य की स्थापना अब दक्षिण अफ्रीका करने जा रहा है। सामाजिक न्याय और मानवाधिकार, सामाजिक न्याय होना चाहिए, सोशल जस्टिस होना चाहिए। अब यहाँ पर सामाजिक न्याय किन के लिए होना चाहिए? काले लोगों के लिए होना चाहिए। उनके साथ इतने समय तक अन्याय हुआ है, अब उनके साथ न्याय होना चाहिए। और मानव अधिकार और ह्यूमन राइट्स होने चाहिए। भाई देखो, हमारा क्या जाति है, हमारा क्या धर्म है, हमारा क्या लिंग है, हमारा क्या रंग है, इन सबसे ऊपर उठ करके अगर हम कुछ हैं तो वो मानव है, हम इंसान हैं। इंसान से बड़ी, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता बेटा, ठीक है? इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हम सबसे पहले जो है वो मानव है, ठीक है? तो मानव के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो मानव को क्या हो, ऐसे सारे अधिकार मिले जिससे क्या हो कि उसका जो जीवन है वो बेहतरीन बन सके, उसका जीवन है वो अच्छा बन सके। पर आधारित नई दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि भाई सभी नस्ल के आधार पर स्त्री पुरुष की समानता, सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक मूल्य, इन सभी के आधार पर हम एक नए दक्षिण अफ्रीका को बनाने जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। अब देखो, जिस देश ने इतना संघर्ष करा हो, जिस देश के नेताओं ने इतना संघर्ष करा हो, तो अब वो देश तो सच में क्या है, प्रेरणा लेने लायक है, बिल्कुल है। अगर आप भी कभी किसी को देखते होंगे, यार ये इंसान इतना स्ट्रगल करके वहां पे पहुंचा है, ठीक है, तो हम भी उसे सीखते हैं, यार क्या है ऐसा जिसने इतना स्ट्रगल करा और हम नहीं कर सकते। तो अब आज जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो दक्षिण अफ्रीका से प्रेरणा लेते हैं, इंस्पायर होते हैं कि वाह यार, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला साहब जी जैसे लोगों ने, हजारों लोगों ने क्या है बलिदान दिया और अपना क्या है देश को एक लोकतंत्र देश बना के पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी। वाह ग्रेट। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। तो 1994 तक क्या था, अलोकतांत्रिक देश के रूप में निंदा करी जाती थी। सारी जगह क्या है, दक्षिण अफ्रीका की निंदा होती थी, अरे यार सबसे खराब दक्षिण अफ्रीका, कोई लोकतंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं, काहे का दक्षिण अफ्रीका। और अब उसके बाद क्या हुआ, समय पलटी खाया और क्या है, पूरी दुनिया अब तारीफ कर रही, तो दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के मॉडल की तारीफ कर रही है। वाह यार, मॉडल हो तो दक्षिण अफ्रीका जैसा, गजब, बहुत शानदार काम क्या है दक्षिण अफ्रीका ने करा है। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये क्या दिखाता है, डेमोक्रेसी। क्या है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र है हमारा। और ये देखो, आप बहुत सी बार ये सोचते होंगे कि जो हमारे कोर्ट है वहां पर भी क्या होता है, एक ऐसी एंटीजी खड़ी रहती है और उनके हाथ में बिल्कुल तराजू होता है और वो आंखों पे पट्टी बांधी होती है। कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाल दिया कि कानून अंधा होता है, ऐसा है वैसा है। ऐसी बात नहीं है, ये पट्टी इसलिए बांधी जाती है, मैं हमारे देश के संदर्भ में कह रहा हूँ, भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ, ये पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि पट्टी है कि भाई हम कानून है और हमारी नजर में क्या है, सब बराबर हो। भाई जब मैं किसी को देख ही नहीं रहा तो मेरी नजर में तो सब बराबर हो। आप चाहे किसी भी जाति का आ जाए मेरे लिए बराबर है, किसी भी धर्म का आ जाए मेरे लिए बराबर है, पुरुष आए स्त्री आए मेरे लिए बराबर है, गरीब आए अमीर आए मेरे लिए बराबर है, प्रधानमंत्री आए पार्षद आए मेरे लिए बराबर है, ठीक है, कोई भी आ जाओ मेरे लिए सब क्या है, बराबर है। ये जो तराजू है बराबर को शो कर रहा है, क्योंकि मैंने आंखों पे पट्टी बांध रही कि मुझे नहीं पता भाई कौन है सामने पर, मैं तो वही फैसला दूंगा जो क्या होगा, हमारा कानून व्यवस्था हमारा फैसला देने को कहती है, जो हमारा संविधान हमें कहने को कहता है वही फैसला हम लोग देंगे। तो यहाँ पर ये बात नहीं कि कानून अंधा होता है, ठीक है ना, आप कानून पे विश्वास करना सीखिए बच्चों, ठीक है ना। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप हर चीज है ना हिंसा में मत ढूंढिए कि यार उसने मुझे 2 थप्पड़ मारे मैं भी 2 थप्पड़ मार के मामला खत्म कर दूं, ये मामला नहीं होता है। आप कानून पे विश्वास करिए। कानून में देरी हो सकती है, फैसले देर आ सकते हैं, देरी से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। वो मिसाल देंगे लोगों को, जब आप किसी को 2 थप्पड़ मार करके वो भी जेल में और आप भी जेल में तो काम खत्म हो जाएगा, फिर दोनों फिर कानून के घेरे लगाते रहना, ठीक है। पर जब आप कानूनी रूप से लड़ाई लड़ करके जब आप आगे पहुंचोगे ना तो आपकी भी लोग मिसाल देंगे। इसलिए कानून के खिलाफ मत जाओ, देश के खिलाफ जाकर के कोई काम मत करो, कानून के खिलाफ जाकर के काम हमें नहीं करना चाहिए। अब हमें संविधान की जरूरत क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए कि संविधान क्यों, जरूरत क्यों है हमें संविधान की। भैया एक ऐसी कानून की किताब हमें क्यों जरूरी है जिससे कि हमारे देश को चलाया जा रहा है। संविधान की जरूरत हमें बहुत सी जगहों के लिए। आज एक बात बताओ,
आप या मैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान को मान रहे या नहीं मान रहे, पर हम भारत के संविधान को मानते हैं और गर्व के साथ मानते हैं। ठीक है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, कोई भी इंसान हो, वो भारत के संविधान पर विश्वास करेगा। जो भारत का नागरिक है वो भारत के संविधान पर विश्वास करेगा। क्यों? ये जो काम कर रहा है सबको एक सूत्र में बांधने का, सबको एक धागे में बांधने का, ये काम कौन करता है? देश का संविधान करता है। सरकार कहां अपने कदम आगे बढ़ा रही है, सरकार को कहां लिमिट लगाएगा, ये काम हमारे देश का संविधान करता है। आप कहां पर सरकार का विरोध कर सकते हो, ये काम हमारे देश का संविधान बताएगा। तो संविधान में वो ताकत है जो आपके अधिकार दिला सकते हैं। संविधान में वो ताकत है जो सरकार के गलत काम रोक सकता है। सरकार में वो ताकत है जो सरकार को फोर्स कर सकता है कि आप बेहतरीन काम देश के लिए करो। संविधान में वो ताकत है जो वो देश को सबसे बेहतरीन और सबसे विकसित देश बना सकता है। तो संविधान की हमें जरूरत बहुत सी जगह है। और जैसे कि आपको यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या है? संविधान की ओर ही बढ़ना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें चाहिए ही चाहिए। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। ठीक है, तो संविधान क्या है? एक ऐसी लिखी हुई किताब है जिसे सामूहिक रूप से पूरा समुदाय मतलब पूरा समाज मानता है, पूरा मानव समाज जो एक राष्ट्र का है वो मानता है। संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर अगर कोई कानून है तो वो संविधान है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि मीडिया लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ है। देखो, चौथा स्तंभ है तो बाकी तीन पहले कौन से हैं? जो तीन है वो कौन कौन से हैं? एक तो है पहले विधायिका, एक तो है पहले विधायिका। विधायिका क्या है? संसद, जो आपकी कानून बना देती है। विधायिका जो आपकी कानून बना देती है, संसद। इस जो संसद ने कानून बनाया उसे लागू कराने वाले भी चाहिए, तो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका क्या है? इसको लागू करवाती है। फिर बाद में अगर कोई परेशानी हो जाती है तो न्यायपालिका में मुद्दा चला जाता है। न्यायपालिका क्या है? आपके जितने भी देश में अदालतें हैं, जितने भी कोर्ट है, वो सारे न्यायपालिका में। तो पहला स्तंभ विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका और चौथा स्तंभ हमने किसको बना दिया? मीडिया को बना दिया। पर अब इन चारों स्तंभ की छत क्या है? इन चारों स्तंभ की छत है भारत का संविधान। संविधान से ऊपर कोई सा भी नहीं जा सकता। न विधायिका संविधान से ऊपर जाएगी, न कार्यपालिका संविधान से ऊपर जाएगी, न न्यायपालिका संविधान से ऊपर जाएगी, न मीडिया संविधान से ऊपर जाएगी। विधायिका को अधिकार देने वाला भी संविधान है, कार्यपालिका को अधिकार देने वाला भी संविधान है, न्यायपालिका को अधिकार देने वाला भी संविधान है और मीडिया को अधिकार देने वाला भी सिर्फ और सिर्फ कुछ है तो संविधान है। हमारे देश का संविधान ही राष्ट्रीय ग्रंथ है और हमारे देश का संविधान बहुत पवित्र ग्रंथ है। तो संविधान सर्वोच्च कानून है, सबसे ऊपर है, जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है, तो जो एक देश के नागरिक है के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय करता है। तो ये क्या करता है? नागरिकों के बीचों के संबंध, भाई सबको जोड़ करके रख रहा है। मैंने आपको बोला एक धागे में पिरो रहा है सबको, और सरकार और लोगों के बीच के संबंध भी कर रहा है। भाई सरकार गलत कर रही है, आपको अधिकार दिया है, आप प्रदर्शन करो। आप कहते हो सरकार हमारी सुनती नहीं है, भैया आपको होश तो नहीं है सरकार कर क्या रही है? आप तो पार्टियों में बढ़ चुके हो। भाई एक्स पार्टी अच्छा कर रही है, हाँ 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 बस बस बढ़ी। वाई पार्टी अच्छा कर रही है, बस बढ़ी। आपको संविधान का ज्ञान तो नहीं है। फिर आप कहते हो हमारे देश को नेताओं ने लूट लिया। नेताओं पे क्यों दोष डालते हो? आपने कहां तक नेताओं को रोकने की कोशिश आप लोगों ने करी है? आपको यह तो पता है कि वो कानून जिस हिसाब से बना रहे हैं वो सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे, फिर आप नेताओं को दोष देते हो। कभी वो चुनाव के लिए वोट मांगने आते, जब आप पूछते हो क्या भैया आपने करा क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आप कैसे काम कर रहे हो, हाँ, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चला हुआ। पर हम क्या पूछते हैं? आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आप कैसे काम है, ऐसे कब आते तो हम पूछते हैं और फिर हम ये सोचते हैं वो देश का विकास कर देंगे। हम खुद ही अवेयर नहीं है कि हमारा संविधान क्या कहना चाहता है, हमारा संविधान क्या चाहता है, हमें पता ही नहीं। और ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि बच्चा कॉलेज पढ़ करके पास हो जाता है और हमारे देश के बच्चों को है ना उनके मौलिक अधिकार तक नहीं पता है। फिर वो कहते हैं हम राष्ट्रवाद है, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। जब आपको अपने देश में रहते हो आपके मौलिक अधिकार नहीं पता है तो फिर आप क्या बात करते हो यार? आप सरकारों का दोष मत दो, आप अपनी गलतियां सुधारो। तो नागरिकों के बीच के आपसी संबंध और सरकार और लोगों की भी बात करता है। अब संविधान अनेक काम करता है, जिनमें ये कुछ प्रमुख कार्य हैं वो देखते हैं। पहला, ये साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। देखो आज हमारे देश में कितनी जाति के लोग रह रहे हैं,
कितने धर्म के लोग रह रहे हैं, ठीक है, अलग अलग भाषा। आप भाषाओं में तो मतलब कंफ्यूज हो जाओगे, भैया कौन सी भाषा बोली जा रही है। हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, पर सबके बीच में क्या है, एक सहयोग है, सब एक मिलजुल करके रह रहे हैं, किसी के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। तो ये काम क्यों है, संविधान के कारण है, कि संविधान के कारण सभी लोग, अलग अलग प्रकार के लोग क्या है, मिलजुल करके रहते हैं। जैसे कि आप इस चित्र में दिखाया है कि सभी लोग क्या है, खुश हैं, किससे, संविधान से, ठीक है, सभी लोग संविधान से खुश हैं। दूसरा, ये स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो आजकल तो काफी बच्चों को तो ये भी नहीं पता सरकार बनती कैसे, पर फिर सरकार पे उंगली उठा देंगे। तो सरकार का गठन कैसे होता है, सरकार कैसे बनती है, ये आपको संविधान बताएगा, और किसके पास फैसले लेने का अधिकार है वो भी आपको संविधान बताएगा। ये जैसे देखो कि ये क्या है, एक मीटिंग हो रही है सरकार की, ठीक है, कैबिनेट है, उसकी पूरी मीटिंग हो रही है। वैसे तो ये बाहर की इमेज है, इंडिया की नहीं है, तो उनकी मीटिंग हो रही है, पर ऐसे ही कैबिनेट की क्या है, बिल्कुल मीटिंग होती है, सरकार की मीटिंग होती है, और वो देश के लिए फैसले लेते हैं। तीसरा, ये सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार है। देखो, सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है, सरकार के जो अधिकार है, राइट्स, उनको रोकता है, कंट्रोल करता है। भाई आप इससे ज्यादा बाहर मत जाओ, ये आपका काम नहीं है, इसको रोक दो, ये आपका काम नहीं है। और नागरिकों के क्या अधिकार है, और हमारे भी तो अधिकार बता रहा है भाई, 6 हमारे मौलिक अधिकार है। हमें वोट देने का अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो हमें ये चीजों का अधिकार किसने दिया है, संविधान ने दिया। चौथा, ये सबसे अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षा को व्यक्त करता है। आज संविधान में क्या है, हमारी आकांक्षाएं ही तो है, हमारी इच्छाएं ही तो है। भाई जब हमारे देश में फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, जब आजादी के लिए आंदोलन हमारे देश में चल रहे थे, तो हमने जो जो चीजें महसूस करी कि यार हमने ये गलतियां करी, हमने संविधान में उन इच्छाओं को पूरा करा। हमने देखा कि नहीं यार, हमारे सामाजिक विभाजन बहुत ज्यादा हुआ है, उस सामाजिक विभाजन को ठीक करने के लिए हमने संविधान में काम करा। हमने देखा कि नहीं, भेदभाव बहुत ज्यादा है, हमने उस भेदभाव को ठीक करने के लिए संविधान में काम करा। हमने देखा अंग्रेजी सरकार इस प्रकार से हमें जुल्म शासन करती है, हमें इस चीज को हटा करके हमें संविधान में अपनी बात रखनी। तो जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारे डिजायर्स हैं, वो क्या आती है, संविधान में आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे क्या बात करी है, ह्यूमन राइट्स की बात करी है, मानव अधिकारों की बात करी, तो जो ह्यूमन को राइट्स है वो कौन दे रहा है, देश का संविधान ही दे रहा है। जैसे कि अफ्रीका में भी ह्यूमन राइट्स की, मानव अधिकार की बात नेल्सन मंडेला साहब कर रहे हैं, और यहाँ के संविधान में भी हमारे बात हुई। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हो, ये जरूरी है। देखो, ये जरूरी नहीं है कि भाई जिस देश में भी क्या हो, संविधान हो, वहां लोकतंत्र हो। ये जरूरी नहीं है कि जहां जहां संविधान है वहां क्या हो, लोकतंत्र हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जहां जहां संविधान है वो लोकतांत्रिक देश हो, ठीक है। भैया संविधान तो पाकिस्तान में भी था, क्या करा, बदल दिया, लोकतंत्र लाया, क्या सेना का राज आ गया। तो जहां जहां पे संविधान हो, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, लोकतंत्र देश हो, ठीक है। पर यह बात तय है कि लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहां संविधान होगा। पर इसका उल्टा है कि अगर संविधान है, लोकतांत्रिक है या नहीं ये जरूरी नहीं है, पर जो लोकतांत्रिक है वहां पर संविधान 100% होगा। पर जिन लोगों की विचारधारा ही लोकतांत्रिक है, जिन लोगों की इच्छा ही है कि हम लोग डेमोक्रेसी लाए, जनता का सिस्टम हम लोग लेकर के आए, तो वहां पर क्या होगा, 110% मैं कहता हूं कि वहां पर संविधान आपको मिलेगा ही मिलेगा। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान बनाया, ठीक है। तो फ्रांसिस की क्रांति हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, तो फ्रांसिस की क्रांति के बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया। इसके बाद से चलन हो गया है कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान होता है। देखो, आप ये चीज महसूस करो, संविधान की हमें कितनी जरूरत है, ठीक है। ठोकर खाने के बाद हमें याद किसकी आई है, संविधान की आई है। हमने राजाओं का राज से लिया, हमने उसका राज से लिया, हमने इसका राज से लिया, पर फाइनली लोग क्या आ रहे हैं, लोकतांत्रिक संविधान की तरफ ही बढ़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, संविधान ही बेस्ट चीज है, लोकतंत्र ही बेस्ट है, ठीक है। तो आप लोग अगर पहले अध्याय से सोच रहे हो कि लोकतंत्र में इतनी कमियां है फिर भी हम बेस्ट क्यों बता रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जिन भी लोगों ने अनुभव करा है दूसरे सिस्टम्स को, वो ये महसूस कर चुके हैं कि सभी सिस्टम से अच्छा जो है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी बच्चों, ठीक है। तो हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान है। अब काफी बच्चों को तो लिखित और अलिखित में भी डिफरेंस नहीं पता, पर मेरे काजू कतलियों को तो पता होगा क्योंकि हम पहले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ सवालों की तरफ जो आपके आज के वीडियो से जुड़े हुए हैं, उन सवालों की तरफ देखते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया हो तो क्या होता? आप ये बात सोचिए,
कि अगर वहां के अश्वेत लोग ये सोच लेते कि नहीं भैया कुछ भी हो जाए, अब श्वेतों से बदला लेना, बदलाव नहीं बदला चाहिए। काय का बदलाव, कौन सी बराबरी नहीं, इन्होंने हम पर शोषण करा, अब हम भी इन पर शोषण करेंगे। तो बदलाव नहीं है, हमें तो बदला लेना है। अगर ये बात दक्षिण अफ्रीका के लोग सोच लेते तो क्या होता वो आप देखिए। ऐसा करने पर दक्षिण अफ्रीका में हर तरह की खून की होली खेली जाती। तो हर तरफ क्या होता, खून की होलियां खेली जाती, एक दूसरे को लोग मार रहे होते, हर तरफ विनाश तथा अराजकता का माहौल होता। किंतु दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने ये हिंसा है बेटा, ये हिंसा की जगह हिंसा का सहारा लिया तथा अपनी समस्याओं का हल ढूंढा। तो हिंसा की जगह वो क्या है, हिंसा पर आए। और हिंसा किसका कॉन्सेप्ट है, हमारे बापू का कॉन्सेप्ट है, हमारे महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट है। तो उन्होंने क्या हिंसा को नहीं, हिंसा को चुना। और नेल्सन मंडेला जी ने बोला कि हम बदला नहीं, हम बदलाव चाहते हैं। और बदलाव ही क्या होता है, दुनिया को बदलाव हुई। देखो अगर आप बदले की भावनाओं से काम करोगे ना तो आपको कोई भी याद नहीं करेगा, आपको जीवन में कोई। आज बात बताओ ना, नेल्सन मंडेला भी बाहर आते, ठीक है निकालो अपनी तलवारें, चलो करो आक्रमण, मारो सभी इन गोरे लोगों को। कोई याद करता है क्या, कोई याद नहीं करता। हाँ? कोई भी उनको अच्छी नजर से कभी नहीं देखता। पर उन्होंने बदला नहीं बदलाव ला करके देखा है, तो उनको आज सब कितनी इज्जत करते हैं, सब उनके सबके मन में उनके प्रति कितनी इज्जत है, कितना प्यार है। ठीक है, तो ये है आप, इसीलिए कहा जाता है कि कानून के रूप से आप आगे बढ़िए, इसलिए कहा जाता है कि आप हिंसा नहीं अहिंसा की तरफ आप बढ़िए। दूसरा सवाल है कि आज का दक्षिण अफ्रीका, ये तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? ये देखो, आज का दक्षिण अफ्रीका की चित्र आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया है। ये अपने आप को एक इंद्रधनुषी देश कह रहा है। इंद्रधनुषी देश मतलब उसमें 7 रंग होते हैं, मतलब सभी प्रकार के लोग क्या है, मिलजुल करके अब रह रहे हैं। चाहे किसी का कोई भी रंग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, पर सब मिलजुल करके आज दक्षिण अफ्रीका में रह रहे हैं। दक्षिण अफ्रीकी लोग स्वयं को इंद्रधनुषी देश कहकर बुलाते हैं क्योंकि रंग भेदी सरकार के दौरान अपने कटु अनुभवों को भुलाकर गोरे, काले, दूसरे वर्ण के लोग तथा भारतीय मूल के लोग सभी मिलकर काम करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित एक नवीन राष्ट्र के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो इन्होंने क्या है कि भाई जो कटु अनुभव करा, जो बहुत बेकार अनुभव करा गोरे लोगों के शोषण के दौरान, तो अब उन सबको भुला करके गोरे, काले, दूसरे वर्ण के लोग, भारतीय मूल के लोग सब मिलजुल करके क्या है, एक नए राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, एक नए राष्ट्र के लिए मेहनत कर रहे हैं और एक बहुत बेहतरीन राष्ट्र बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत कुछ जाना। अब लेक्चर नंबर 3 में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे देश के संविधान की तरफ, हमारे देश की आन बान शान और हमारी जान, हमारे देश के संविधान के बारे में जानेंगे कि उसका निर्माण कैसे होता है, उसकी किस प्रकार से कार्य प्रगति की ओर होता है। तो बहुत बेहतरीन चीज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। और आप सिर्फ और सिर्फ आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल कोरोना को तो फैलाए ना, और हमारे वीडियोस को बिल्कुल आग की तरह फैला दे। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।